हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2025 का जो है शिफ्ट 1 22 जनवरी आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। पेपर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो पहला जो क्वेश्चन था आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पर सेमीकंडक्टर से। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस चेक करना है। इसके अंदर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, आपको पीछे वाली साइड देखनी है। अगर -15 और 0 है तो यहां पर आपको एक पहला ये चीज ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये -5 और ये 0 है। फॉरवर्ड बायस के अंदर पीछे का पोटेंशियल आपका बड़ा होना चाहिए। तो आपने देखा कि सर ये 10 है और ये -15 है। सो यस, दिस इज द करेक्ट। देन यहां पर आपने देखा -15 -30, तो -15 आपकी वैल्यू बड़ी है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो दैट इज वाई 3 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सेमीकंडक्टर का एक डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था आपके लिए यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आपको दे रखे थे एंड इसके अंदर कह रखा है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, एक स्फीयर है जिसका मास m है एंड रेडियस r है, ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स की हम यहां पे बात कर रहे हैं ऑन ए पॉइंट मास। सो लेट अस से कि मैंने पॉइंट मास को यहां पर स्मॉल m कह दिया है। नेक्स्ट सिनेरियो में बोला नाउ ए कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल m/7 इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो ऐसा करते हैं कि हम एक शेल यहां से रिमूव कर देते हैं। इसकी वैल्यू बच्चों जो रिमूव किया है वो m/7 है, तो बचे हुए की वैल्यू 6m/7 हो जाती है यहां पे। एंड आपको वही चीज पूछी कि अब कितना फोर्स लग रहा होगा m मास पे। तो आपको मालूम है कि भाई जो फोर्स की वैल्यू हम लिख रहे होते हैं यहां पर, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो वो होता है m × g के बराबर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और आपको पता है ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो दी जाती है gm/r², डिस्टेंस का होल स्क्वायर। कुल मिला के यहां पर डिस्टेंस तो उतना ही रहा बट मास जो है आपका रिड्यूस हो गया है। तो m × जब g आप लिखेंगे तो इसे 6m/7 और डिवाइड बाय r² करेंगे। सो इफेक्टिवली सिर्फ 6/7 का जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई होता है यहां पर। सो दैट इज वाई सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो था आपको जो डेटा दिया था B/μ0, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था। एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू μ0 n × I। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर मैं B/μ0 की बात करूं तो n/I हो जाती है। n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो भाई इसकी जो यूनिट है n की वो हो जाती है 1/मीटर। करंट आपको पता है एम्पियर है। तो अगर डायमेंशन फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा तो a × l-1 इसका डायमेंशन हो जाएगा। अगेन एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बच्चों जेई के अंदर यहाँ पे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्लास के अंदर आपने ये चीज करी होती है कि दो सोप बबल्स आपको दे रखे हैं, रेडियस r1 एंड r2 है। कंबाइन करने पे फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। तो अगर मैं दो बबल्स को यहां पे कनेक्ट करता हूं तो उनकी जो कॉमन सरफेस है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। लेट अस से कि ऐसी कोई कॉमन सरफेस बन गई होगी यहां पे, ठीक है। अगर मैं कहता हूं यहां का प्रेशर P1 है, यहां का प्रेशर P0 है, तो पहले के लिए इक्वेशन P1 - P0 इज इक्वल टू 4T/r1। सिमिलरली ये P2 है, ये P0 है। सेकंड के लिए इक्वेशन P2 - P0 इज इक्वल टू 4T/r2। जब दोनों बबल्स मिक्स हो जाते हैं बच्चों तो हमें ये कंडीशन माननी पड़ती है कि भाई जो इसका प्रेशर था वो तो P2 ही था, यहां का प्रेशर P1 था, ठीक है। ये येलो कलर की जो मैंने कॉमन बाउंड्री दिखाई है बच्चों, वही इक्वेशन लगाऊंगा, दैट प्रेशर डिफरेंस अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर फॉर दिस कॉमन बाउंड्री ओनली इज इक्वल्स टू 4T/r इक्विवेलेंट। अब ये P2 - P1 लेके आने के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशंस को, मतलब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा यहां पे, ये आपकी इक्वेशन 1 है, यहां पर ये इक्वेशन 2 है, तो आप नोटिस करेंगे यहां पर कि ये जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 4T/r2 - 4T/r1 इज इक्वल्स टू 4T/r इक्विवेलेंट। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान भी रखते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि ध्यान हो, ये याद होना चाहिए फॉर्मूला। 1/r इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है बच्चों 1/r2 - 1/r1 बन जाती है। तो अगर मैं देखूं यहां पर तो r1 r1 - r2 ये आपका 1/r इक्विवेलेंट है। जरा वैल्यूज डाल के देख लेता हूं। r1 - r2 माइनस करूंगा तो ये वैल्यू मेरे को 4 दे रखी है, 2 4 - 2 करने से मेरा यहां पर 2 सेंटीमीटर आ जाता है। मल्टीप्लीकेशन से 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है वो। एंड द फाइनल आंसर ऑफ r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अगेन एक सीधा क्वेश्चन था जेई के अंदर जो आपने क्लास में किया हुआ होता है। सो आंसर इज ऑप्शन 2। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर आपको दे रखी है, इंसिडेंटेड ऑन ए मेटेलिक सरफेस। इट्स वर्क फंक्शन ऑफ
CS and Li are 1.9 and 2.5 respectively, which can emit electron. ठीक है, तो यहां पर जो है which can emit photo electron ये पूछा गया आपसे। आपको सबसे पहले करना था कि एनर्जी जो है hc by लैम्डा के बराबर होती है hc 12,000। अच्छा, यहां पर नैनोमीटर में दे रखा है तो 12,400 नहीं यूज करेंगे, 1240 EV नैनोमीटर ये हम यूज करेंगे, डिवाइड बाय 550 नैनोमीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 124/55 ये निकल के आ रहा है। एक अगर रफ कट अगर आप एस्टिमेट भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों ये जो वैल्यू है वेरी क्लोज टू 2.2 EV आ रही, 2.2 2.25 के आसपास आ सकती है, बट वी विल से दैट इसके आसपास आंसर आ रहा है। डेफिनेटली ये 2.5 से बड़ा तो हो नहीं सकता है। अगर आपकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है एमिट नहीं होता है। सो दैट इज वाई सिर्फ CS वाले केस के अंदर ही जो है आपकी एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी है, दैट इज वाई CS इज द ओनली आंसर। तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर होना चाहिए था, दैट इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ सिंपल मॉडर्न फिजिक्स का एप्लीकेशन था बच्चों यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। इस तरह का आपको सेटअप दे रखा था, आपको यहां समझना है कि मेरे पास 3 लेंसेज हैं। पहला लेंस ये है, इसकी फोकस निकालेंगे, f2 इसकी निकालेंगे, f3 इसकी निकालेंगे, एंड एट द एंड हम क्या करेंगे 1/f इक्विवेलेंट, जिसे हम पावर कहते हैं, नेट पावर इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 हम लोग ऐड कर देंगे। अगर हम फोकल लेंथ की बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले की जो फोकल लेंथ है दैट इज, ध्यान रखना आप जो फॉर्मूला लगाते हैं म्यू रिलेटिव -1, म्यू रिलेटिव -1 करेंगे तो 4/3 -1 करने पे मैं एक चीज के लिए आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं सामने, आगे जो है हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे 1/r1 -1/r2। तो आप देखिए यहाँ पे पहले वाली सिचुएशन के लिए म्यू रिलेटिव 4/3 -1 वो 1/3 हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर जो है 1/r1 -1/r2 मुझे लिखना है, पहले वाले सरफेस की जो रेडियस है वो इनफाइनाइट है, और अगर लाइटर यहां से आ रही है तो माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यूज कितनी है रेडियस की नहीं दे रखी है, तो हम तो जो है उसी के टर्म्स में लिख के चलते हैं। ये रेडियस इसने बोला है जो सेकंड वाली है वो r1 के बराबर है, बट ध्यान रखें नेगेटिव साइन लगेगा वहां पर, तो माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव हो जाएगी आपकी। देन आप 1/f2 की वैल्यू देखेंगे बच्चों, यहां पे 1/f2 की वैल्यू जो है, अब यहां पर 3/2 है इसका, तो 3/2 -1 करूंगा तो मेरा हाफ हो जाएगा। पहले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी नेगेटिव रहेगी -1/r1, सेकेंड सरफेस के लिए भी ऊपर की तरफ ही है तो नेगेटिव रहेगी, पर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। ये सेकंड सरफेस हो गया। थर्ड सरफेस के लिए बच्चों चेक कर लेते हैं, 1/f3 की जो वैल्यू है यहां पर म्यू रिलेटिव -1, 4/3 -1 करने पे वापस 1/3 हो जाएगा। पहले की रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों यहां पे नेगेटिव है तो -1/r2 में लूंगा यहां पे, और दूसरे की आपको दिख रही है इनफाइनाइट है, तो उसमें साइन के बारे में सोचने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। नेट पावर निकालता हूं, सबको ऐड कर देता हूं बच्चों, देखो यहां पर क्या आंसर बन जाएगा हमारा। तो ये अगर मैं यहां पे नोटिस करूं मेरा आंसर जो बन रहा है यहां पे, तो मैं कह सकता हूं कि ये यहां तक पहुंच गया हूं मैं 1/3r1, यहां से देखिएगा -1/3r2। नेक्स्ट यहां से पिक करिएगा आप, तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज -1/2r1 प्लस एंड में 1/2r2। बच्चों जब मैं एलसीएम लेके चेक करूंगा तो यहां पर मेरा 6r1 बनेगा, तो ये जो है 2 - 3 हो जाता है यहां पे, ठीक है। लग रहा है कि आंसर आ रहा है हमारा यहां पे। सिमिलरली मैंने इन दोनों को उठा के चेक कर लिया है, नेक्स्ट वाले को उठा के चेक कर लेता हूं। सर वापस से जो है 6r2 में एलसीएम लूंगा तो यहां पर 3 - 2 बन जाएगा। वो मेरा जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है सर 1/6 मैंने कॉमन ले लिया, 1/r2 -1/r1। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक बहुत सिंपल तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम ऑप्शन नंबर 1 तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में आपको फॉर्मूला आना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है विद स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी। ध्यान रखना अपवर्ड जर्नी में जब ये जाएगा इस तरह से, तो सिर्फ अपवर्ड जर्नी मतलब हाफ की बात की गई है यहाँ पे, तो जो कहा गया है वो इस तरह से कहा गया है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी था, क्वेश्चन आसान हो जाता है समझते ही कि पहले 1 सेकंड में कितनी हाइट गया और आखिरी 1 सेकंड में कितनी हाइट गया। अच्छा, जितनी आखिरी 1 सेकंड में जो ऊपर जाने वाली जर्नी आखिरी 1 सेकंड में ऊपर जाता है
उतना ही नीचे भी आता है। तो भाई अगर मैं इसकी हाइट निकालना चाहता हूं, अगर मैं इसको h2 कहता हूं, तो h2 तो सीधा सीधा हाफ gt स्क्वायर। समझ गए ना, कॉन्सेप्ट ये यूज किया है कि जो लास्ट सेकंड है ऊपर जाने का और नेक्स्ट 1 सेकंड है नीचे आने का, उसमें इक्वल हाइट ट्रेवल कर रहा होता है। तो इसके अंदर जो है भाई ये तो आ गया 5, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट से हमने समझ लिया यहां पर। अब बात करते हैं यहां की। यहां क्या करेंगे सर, ये h1 कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल बात, ये भी हम कह सकते हैं कि u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई डेटा डाल देते हैं, कितनी स्पीड से फेंका था? 60 साइन 30 मतलब 30 इंटू टी मतलब 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो गाइज यहां पर जो आंसर है मेरा 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25 आ जा रहा है। अगर मैं रेशियो चेक करता हूं तो मेरा आंसर 5 आता है। तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए 25/5। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, अगेन इस तरह से आपसे पूछी गई यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये YDSC से रिलेटेड जो है चीज आपको पूछी गई, फ्रिंज कम क्लोज्ड इन डेंसर मीडियम इन YDSC। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अगर मैं डेंसर मीडियम में रख रहा होता हूं तो आपकी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाय म्यू, ये कर दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो है YDSC सेटअप को किसी अगर डेंसर मीडियम में अगर आप डिप कर देते हो तो सारी चीजें डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो फ्रिंज विड्थ को जो है हम डिवाइड कर देते हैं यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। लाइट ट्रेवल स्लोअर इन डेंसर मीडियम, ये तो बचपन से पता ही होता है कि आपको म्यू की वैल्यू c/vm दी जाती है। तो वेलोसिटी इन अ मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगेन एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था, दैट इज व्हाई बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जब हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं फ्रिंज विड्थ का तो कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं यहां पर कि क्या वेलोसिटी है वहां पे। तो दैट इज व्हाई ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है। लेट्स सी द नाइन्थ प्रॉब्लम। नाइन्थ प्रॉब्लम ने क्या कहा गया बच्चों, देखो ये बहुत ज्यादा बच्चों में कंफ्यूजन है कि सर पोटेंशियोमीटर तो सिलेबस से कटा हुआ था, फिर पोटेंशियोमीटर क्यों पूछ लिया है। ठीक है यार, मैं आपको हमेशा से कहता आता हूं कि ऐसे पोटेंशियोमीटर की जो बेसिक सर्किट से इन्हें स्किप ना करें। सिलेबस के अंदर कटा हुआ कहते हैं पर इससे बेसिक चीजों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फाइंड करंट इन द सर्किट जॉकी एट द मिडिल पॉइंट ऑफ 1 ओम। ठीक है, तो यहां पर जॉकी जो है मिडिल पॉइंट पे है, इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है दो पार्ट में डिवाइड कर दो, यहां पर हाफ है, यहां पे हाफ है। ठीक है, कहने को पोटेंशियोमीटर जैसा है पर मैं तो कह सकता हूं पोटेंशियोमीटर का कोई इस्तेमाल है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आ गया, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग। तो हाफ और 2 अगर पैरेलल में है तो हाफ इंटू 2 डिवाइड बाय हाफ प्लस 2, हाफ प्लस 2 करूंगा तो 5/2 हो जाता है, ये कैंसिल आउट हुआ। 2/5 इसका पैरेलल में इक्विवेलेंट आया, 2/5 में हाफ को ऐड कर देता हूं तो मेरा 2/5 प्लस हाफ अगर मैं करूंगा तो 10, 4 प्लस 5 9/10, ये मेरा आर इक्विवेलेंट आ गया। अगर ये आ गया तो मेरा करंट जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, तो इससे मेरा 1 एम्पियर आंसर बनता है। तो दैट इज हाउ थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में पूछा गया यहां पर फॉर h रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट आर 5.3 एंड दिस रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ्स। ठीक है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था क्योंकि बच्चे इसके अंदर थोड़े बहुत फंसे होंगे यहां पे। तो हमें मालूम होता है दैट 2 पाई, अगर आपको याद हो कि डी ब्रोगली ने जो हाइपोथेसिस दिया था वो कैसे दिया था, उसके पीछे की कहानी है ये। तो 2 पाई इंटू R1, अच्छा रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो मैं इसे जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को n इज इक्वल टू 2 कहता हूं और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को n इज इक्वल टू 3 कहता हूं। सो द बेटर अप्रोच इज, पहले मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिख के दिखा दूं कि जनरल फॉर्मूला ये कह रहा होता है 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। ठीक है, तो मेरे को पता है 2 पाई r2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2, वहां पर जो भी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। ठीक है, अब इसने जब रेशो कहा है तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इसने यहां पर बोला है, तो दैट इज व्हाई मैं क्या करता हूं यहां पे इसे लैम्डा 1 ही मान के चलता हूं। पर ध्यान रखिए कि मैं क्या कह रहा हूं यहां पे कि ये लैम्डा 1 हुआ मेरा। नेक्स्ट इज 2 पाई r3 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 है वहां पे, और ये वैल्यू जो है लैम्डा 2 हो गई। जब मैं दोनों का रेशियो लेता हूं यहां पर तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट हो जाता है। r2 और r3 की वैल्यूज मुझे यहां पर दे रखी हैं। रेडियस ऑफ 2 इज 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, दिस रेडियस इज 8.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, कैंसिल आउट होता है, नीचे यहां पर 10 रह जाता है, इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। आई गेस कि कोई अप्रोक्सीमेशन से डेफिनेटली आंसर यहां पे निकल जाना चाहिए। लेट अस चेक दिस थिंग। तो यहां पर लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू 10 नीचे ऑलरेडी है, 5.3 और 84.8 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं चीजों से तो 3 और 2 यहां पे आ जाता है,
एक रफ कट एस्टिमेट हम लोग चेक कर लेंगे, पर उससे पहले देख लेते हैं। अगर इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाता है आपका 15.9, और यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे लग रहा है कि कुछ डेटा में यहां पर थोड़ा बहुत जो है गड़बड़ है। रीजन, क्योंकि ये तो कभी भी मैच ही नहीं करेगा, एक 11 है एक 10 है, ठीक है। सो आई थिंक कि यहां पर कुछ ना कुछ डेटा की मिस्टेक जरूर है। अब देखो यार, ये तो गैस क्वेश्चन है, तो हम हमारे हिसाब से थोड़ा सा जो है डेटा को जान करके मैनिपुलेट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये 11 की जगह यहां पर 10 दे रखा हो, वी डोंट नो। बट अगर मैं इसे 11 कर देता तो आई थिंक मेरा आंसर फिर सही आ पाता, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता, 10 की जरूरत यहां नहीं होती, और ये भी जो है मेरा 8.48 होता। 8.48 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो वो जो है वेरी क्लोज टू 17 मेरा आंसर बन रहा होता, ठीक है। तो भाई ऐसा कहीं दिख रहा है क्या λ1 by λ2 is 16 by 17? नो ऑप्शन इज मैचिंग, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या समस्या रही थी, जरा इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो गिव मी जस्ट गिव मी अ मिनट। ये जो क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर उठा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये 1 पॉइंट, ठीक है, लिखा तो सब सही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हमारा करेक्ट है। यहां पे 1.5 अगर मैं करता उसे यहां पर, मैच तो नहीं कर रहा है वैसे ये, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस हैं, गैस पेपर है बच्चों, पर आपको ये चीज समझनी है कि कौन सा डी ब्रोगली का जो है कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया था। सो यस, यहां पर मैं थोड़ा सा फंस गया हूं, क्योंकि डेटा ही जो है यहां पर थोड़ा सा मुझे मिसिंग सा लग रहा है। बट मेरा जो आंसर है यहां पर 16 by 17 आ रहा है। तो आई होप वी कैन अंडरस्टैंड कि गैस पेपर के अंदर जो है थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, माइट बी यहां कुछ मिस्टेक हो या फिर कहीं और मिस्टेक हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो इस हिसाब से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान रखनी थी यहां पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एफ एंड टेम्परेचर? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बच्चों, आपने क्लास में पढ़ा होता है कंडक्टर जो है इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है रेजिस्टिविटी उसके साथ टेम्परेचर के साथ बढ़ती चली जाती है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेमीकंडक्टर पूछा होता तो कोई ऑप्शन है नहीं। सेमीकंडक्टर में आपको पता होता है कि जो है इस तरह से जो है आप बनाते हैं, डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। सो एन इजी प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ऑर्गन पाइप्स का, वेव्स का जो है 11th का लास्ट टॉपिक है। टू ऑर्गन पाइप, वन इज ओपन एंड अदर इज क्लोज and the densities of the gas filled in the ratio is 1 by 16th. 9th harmonic frequency of closed organ pipe. अब closed और open में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखिएगा। क्लोज के अंदर जो है आपका जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो 2n+1, ठीक है, और यहां पर जो है v और नीचे 4l, ठीक है। v/4l के बाद 3v/4l आता है, देन 5v/4l आता है, तो ये ध्यान रखने की बात थी। और ओपन के अंदर जो था वो तो सिंपल ही होता है, हम उसे nv/2l इस तरह से लिखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है f और यहां की फ्रीक्वेंसी, ये कहा गया है कि 9th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 9th और 4th को हमें यहां पर मैच करना है। तो भाई दोनों की जो वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। 9th हार्मोनिक का मतलब होता है कि ये जो पूरी वैल्यू है ये 9 बन जाए, 9v/4l, ठीक है। मुझे यहां पर लैम्डा नहीं लेंथ लिखना चाहिए था, 4l इज इक्वल्स टू, यहां की कौन सी वाली मैच कर रही है, 4th वाली, तो 4v/2l। कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि दोनों के अंदर जो है वेलोसिटी सेम है या लेंथ सेम है। तो एक बार पढ़ लेते हैं आगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप विद द लेंथ ऑफ द, तो लेंथ अलग अलग है, तो लेंथ L1 L2 ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। इवन वेलोसिटीज भी अलग अलग होगी, बिकॉज हमें मालूम है कि वेलोसिटी जो है वो बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय रो ये दिया जाता है, बल्क मॉडुलस सेम दे दिया बट रो अलग अलग है। तो ये भी v1 एंड v2 लेके ही स्टार्टिंग से चलते हैं। तो v1 L1 v2 L2। यहां पर हमने देखा कि सर इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कैंसिल आउट करता हूं पहले, 9v1/L1 इज इक्वल्स टू 8v2/L2। डेटा डाल लेते हैं बच्चों। अब देखिए v1 और v2 इसका रेशियो मैं यहां से निकाल सकता हूं। एट द एंड आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, मतलब ओपन वाला L2 का पता करना है। तो आई कैन सी द वैल्यू ऑफ L2 इज 8v2 डिवाइड बाय 9v1, और L1 से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है, L1 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो 8/9 को एज इट इज रखा मैंने। अब देखिए वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रो, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये ρ1/ρ2 हो जाएगा,
और L1 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, देख लेते हैं रो 1 एंड रो 2 की वैल्यू कितनी है। उसका रेशियो 1/16 है तो बाहर निकल के 1/4 आ जाएगा यहां से। सो माय आंसर इज 8/9 इंटू 1/4 एंड साथ साथ में मुझे कहा गया है कि यहां पर इसकी जो लेंथ गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है। लेट्स सी द फाइनल आंसर। तो यहां पर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 सेंटीमीटर अपॉन 9, 20/9 मेरा आंसर आ गया है। दैट विल बी 2 पॉइंट समथिंग। कहां पर है मिस्टेक, कहां पर है? ठीक है, वैसे तो सारा डेटा यहां पर कंप्लीट हमने रख दिया है। इफ समथिंग इज मिसिंग हम देख सकते हैं यहां पे 8/9 इंटू 10। अच्छा, मैंने ये उल्टा लिख दिया भाई, देख लेना। रीजन क्या कहा गया था यहां पे? Two organ pipes, one is open and other is closed. The density of the gas filled in the ratio is 1:16. ओपन के अंदर, भाई इन्होंने कहानी अलग चालू करी थी। ओपन के अंदर जो है और तो लेंथ डेंसिटी इन दी ओपन डिवाइड बाय डेंसिटी इन दी क्लोज्ड, ये 1/16 दे रखा था और मैं इसको ओपन को लेके चल रहा हूं F2, तो मुझे रो 2 बाय रो 1 इसकी वैल्यू 1/16 दे रखी है। तो आपको समझ में आ गया होगी क्या गलती हुई है यहां पे। तो ये रो 2 बाय रो 1 1/16 है, रो 1 बाय रो 2 की वैल्यू 16 होगी। जब मैं 16 का रूट लूंगा तो बच्चों यहां पर 4 आ जाएगा। सो लेट मी डू दिस कैलकुलेशन वंस अगेन। यहां पे ये जो चीज है यहां पे हट जाएगी ये, एंड फाइनल रिजल्ट विल बी समथिंग लाइक दिस। सर 8/9 तो एज इट इज रहा, ये 4 बन गया बच्चों और ये 10 बन गया यहां पर। आई होप अब बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। तो यहां पर जो है 320/9 मेरा आंसर आ जाता है। अगर आप चेक करेंगे 320/9 ऑब्वियसली 35 समथिंग होना चाहिए ये, तो आप चेक करें ये आंसर नहीं हो सकता है। दिस इज ओनली द करेक्ट आंसर। तो इसे सॉल्व करके आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप का एक बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना, कैलोरीमेट्री का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों प्रॉब्लम पूछा गया है यहाँ पर। ये आप वर्बली भी कर सकते हैं बच्चों। इसमें क्या कहा गया दैट -10 डिग्री सेल्सियस की आइस है। सबसे पहले आइस जो है वो आपका क्या करेगी, -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनेगी यहां पे। तो सबसे पहले आइस के अंदर चेंज करना है आपको। अब देखो ms डेल्टा टी आपको लगाना है, ये ध्यान रखना। s की वैल्यू आप यहां पर हाफ लेके चलते हैं, तो यहां पर जो है मास 1 ग्राम दे रखा है, बहुत ही अच्छी बात हो गई। यहाँ पे ये हाफ और ये डेल्टा टी 10 की वैल्यू आपने यहाँ डाली, तो ये स्टेप का 5 हो गया। अब बच्चों आपका फेज चेंज है जब आइस कन्वर्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर के अंदर। अब वी डोंट नो कि उन्होंने एग्जाम के अंदर जो है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी थी या नहीं दी थी, पर बच्चों को ये याद होनी चाहिए। यहां पर लगता है ml, L की वैल्यू 80 होती है बच्चों, ध्यान रखना मेल्टिंग के लिए। ठीक है, फिर अब क्या होगा, वाटर की टेम्परेचर को बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस किया जाएगा, यहां पर वाटर ही कन्वर्ट होगा। तो इसलिए यहां पर लगाया जाएगा ms डेल्टा टी 1 × 1 × डेल्टा टी 100, ये स्टेप का 100 होगा। फिर जो है वाटर को हम कन्वर्ट करेंगे स्टीम के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पे। बच्चा लोग फेस चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो अगर फेस चेंज की इक्वेशन अगर आपको याद है तो m × l यहाँ पर 540 होता है तो 540, एंड एट द एंड हम बोलेंगे कि सर ये 110 डिग्री सेल्सियस की जो है स्टीम बन गई, तो फिर से ms डेल्टा टी लगना है, m × s की वैल्यू हाफ और डेल्टा टी की वैल्यू 10, तो भाई ये 5 आ जाएगा। सबको ऐड करोगे 540 100 640 640 एंड 80 720 730 720 प्लस 5 + 5 इज 730। सो दैट इज हाउ, एक बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वायर है जिसका लेंथ a/2 है यहाँ पर, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, इज प्लेस्ड ऑन द एज ऑफ ए क्यूब, क्यूब के एज पे रख दिया है। देन फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। भाई देखिए इसमें से हम कह सकते हैं कि जो भी फ्लक्स होगा, सिमेट्री से देखो ये और नीचे दो 4 क्यूब बना दूंगा तो उनसे कंप्लीट फ्लक्स निकलेगा। तो जो फ्लक्स है उसका 1/4 यहां से निकलेगा। फ्लक्स होता है Q(in/ε0), इसका 1/4 निकालना है इसमें से। तो इसमें चार्ज कितना रखा हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4, और ये हो गया आपका लैम्डा × a/2 डिवाइड बाय ε0। तो मेरा आंसर आ गया लैम्डा a डिवाइड बाय 8ε0। बच्चों ये आपका आंसर बना, सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 15। रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ H एटम इज a0, द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम इज। तो भाई इसके अंदर आपको बस इतना सा बात ध्यान रखना था कि जो रेडियस होती है दैट इज r0 n² / z। ठीक है,
अब इन्होंने बोला कि भाई हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में n इज इक्वल टू 1 डलेगा, हाइड्रोजन में 1 डलेगा, ऊपर स्क्वायर कर रखा है तो वो आर नॉट ही निकल के आएगा। पर इन्होंने नेक्स्ट पूछा कि भाई हीलियम के साथ क्या, हीलियम के अंदर जब हम चेक करेंगे यहां पर, और कौन सी स्टेट बोली है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो हम बोलेंगे कि भाई n इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और नीचे 2, तो ये 2 आर नॉट बनता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए मेरा 2a नॉट। सीधा साधा प्रॉब्लम, n स्क्वायर बाय z को यूज करना था यहां पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू आपसे पूछा गया है। अब बोला गया डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर्स, ठीक है, नॉट ट्रू वाली बात है। डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। डीके कांस्टेंट जो लैम्डा होता है किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन में, उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है। हम डीके कांस्टेंट को कांस्टेंट ही लेके चलते हैं, टेम्परेचर से वेरी नहीं कराते हैं। तो डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ये गलत स्टेटमेंट है और गलत को ही हमें सही मार्क करना था, यही प्रॉब्लम था यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस प्रॉब्लम। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। वर्नियर स्केल डिविजन ऑलवेज हैज अ स्मॉल डिवीजन देन मेन स्केल डिवीजन। बिल्कुल सही बात है, वर्नियर स्केल जो है छोटे डिविजन्स होते हैं, मेन स्केल के बड़े होते हैं। फिर उन्होंने बोला वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को दिया जाता है 1 MSD माइनस 1 VSD। बट इन्होंने क्या कहा यहां पर, इन्होंने कहा कि इसे मल्टीप्लाई कर दो, जो कि गलत स्टेटमेंट हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है आपका, फॉल्स। पहला ट्रू है, दैट इज वाई थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं यहां पर क्या कहा गया है, दैट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी ऑफ 40 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी। तो एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, CV। 40 इंटू दैट करेंगे तो हम 4 इंटू 10 टू पावर 3, और माइक्रो की वजह से 10 टू पावर -6, तो 4 मिलीकूलम, ये इसके ऊपर चार्ज आ गया। आगे देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन चेंज इन द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो भाई अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ के जो हो जाएगा न्यू कैपेसिटेंस K टाइम्स ऑफ द ओल्ड कैपेसिटेंस, तो वो हो जाएगा 80 माइक्रोफेरेड। ठीक है भाई, एंड चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा कि उन्होंने बैटरी हटाई या नहीं हटाई। जब वो कहते नहीं है कि बैटरी हटाई नहीं हटाई, तो हमें मानना होता है कि नहीं हटाई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नया चार्ज कितना हो जाएगा, C न्यू इंटू V। तो नया C की जो वैल्यू है 80 इंटू 10 टू पावर -6, और पोटेंशियल कितना हो गया आपका 100। तो जो आप चेक करेंगे तो ये 8 मिली कूलम हो जाता है। इन्होंने बोला था यहाँ पर देन चेंज इन द चार्ज, चेंज हो गया बच्चों 4 का, तो एक ही ऑप्शन सही है, अभी तो 4 ही दिख रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे पूछा गया है यहाँ पर द चेंज इन एनर्जी। भाई पहले एनर्जी कितनी स्टोर्ड थी, पहले एनर्जी थी हाफ CV², बाद में कितनी थी हाफ C न्यू इंटू V²। चेंज पूछा गया तो मैं बोलूंगा हाफ V² कॉमन ले लो, C न्यू माइनस C ओल्ड कर दो यहाँ पे, तो V² मतलब 100 का स्क्वायर मतलब 10 टू पावर 4 डिवाइड बाई 2, और दोनों कैपेसिटेंस का अगर मैं डिफरेंस ले लेता हूं तो वो मेरा 4 मिली कूलम है, तो 4 इंटू 10 टू पावर -3। जब मैं चेक करूंगा तो ये 2, और मेरा आंसर जो है यहाँ पर 20 बन के आएगा। कोई ऑप्शन है ऐसा? ठीक है भाई, गलत क्यों आ रहा है? ठीक है, चेक किया जाए। C न्यू माइनस C, बिल्कुल सही किया आपने, 8 - 4 कर दिया, हाफ CV² कर रहे थे हम, एंड ये 100 का स्क्वायर 10 टू पावर 4 हो गया। कहां समस्या है इस प्रॉब्लम के अंदर? तो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 18th में जो है हाफ का इस्तेमाल कर लिया, लिख लिया, और ये स्क्वायर कर दिया, 100 कर दिया। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है बिल्कुल सही कर दिया भाई। किसके अंदर पूछा था यहां पर? जूल में ही लिखा था यार। हमारा आंसर तो यही आ रहा है यहां पर। हो सकता है कुछ ना कुछ जो है डेटा के अंदर जो है कहीं गलती रही हो यहां पर। ठीक है, अगर मैं Q²/2C से देखता तो भी यही आता मेरा आंसर। अच्छा, मैंने Q लिख के वहां पर C लिख दिया भाई, देख रहे हो तुम लोग क्या हुआ है यहां पे। तो यहां पर जो है डेटा की जो है गलत इंटरप्रिटेशन हुई है। ठीक है, तो आप फाइनल आंसर ठीक करके यहां पर लिख सकते हैं कि भाई हाफ इंटू ये 10 का स्क्वायर करेंगे यहां पर, और C न्यू माइनस C करेंगे। भाई C तो जो है आपने अलग से निकाल रखा है ना 80, और पहले कितना था 40, तो यही मिस्टेक हुई थी। 40 डिफरेंस जो है 40 है, 10 टू पावर -6 है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 20 आएगा। 20 इंटू 10 टू पावर -6 है, 10 टू पावर 4 है, तो वो 10 टू पावर -2 बन जाएगा। तो आपका आंसर 0.2 जूल बच्चों यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ऐसी कोई समस्या की बात नहीं थी, सीधा ही क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 19, द पार्टिकल
shown in the figure is just able to complete the vertical circular motion. Find the ratio of kinetic energy at A to the kinetic energy at B. Just able to complete the circular motion तो तभी होता है जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो, √5gl हो. अब इन्होंने पूछा है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है बेसिकली. तो काइनेटिक एनर्जी एट A टू काइनेटिक एनर्जी एट B इज इक्वल्स टू हाफ m VA स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m VB स्क्वायर. तो बेसिकली हमें जो है यहाँ पर VA स्क्वायर डिवाइड बाय VB स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी. यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते हैं. यहाँ पर हमने बोला कि सर यहाँ जब पार्टिकल आ जाएगा तो एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करें. आप बोलेंगे सर पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू √5gl का स्क्वायर इज 5gl थी. ठीक है, नई एनर्जी हाफ m VA स्क्वायर हो जाएगी. बट उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हम कह सकते हैं कि ये जो हाइट है दैट इज L cos 60, L cos 60 इज L/2. तो वो हाइट L/2 ऊपर जा चुका है बच्चों. अगर ऊपर जा चुका है तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है mg इंटू L/2 हो जाएगी. जरा चेक करते हैं, ये इधर आएगा तो ये 4mg L/2 हो जाता है इज इक्वल्स टू हाफ m VA स्क्वायर. तो ये 2mgl हो गया भाई. ठीक है, अगर मैं पूरा भी लिखता है यहाँ पर, चलिए कट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर. तो ये VA स्क्वायर की जगह 4gl लिख देते हैं हम यहाँ पे. नेक्स्ट, अगर मैं दूसरे के लिए लगाता यहाँ पर तो मैं वापस से वही लिखता हाफ इंटू m इंटू 5gl और वहां की वेलोसिटी ऊपर की हाफ इंटू m इंटू VB स्क्वायर प्लस mg इंटू ये कितना ऊपर चला गया भाई, ये वैल्यू होगी आपकी L/2. तो पूरी कितनी हो जाएगी, 2L में से L/2 आप हटा दोगे तो 3L/2. ठीक है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2mg L/2 इज इक्वल्स टू हाफ m VB स्क्वायर. m से m गया, 2 से 2 गया, तो आपको यहाँ 2gl डालना पड़ेगा. आपका आंसर 2:1 आ रहा है. देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है क्या, बिल्कुल सही, थर्ड इज द करेक्ट आंसर. स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मास ऑफ डिस्क इज m एंड रेडियस r, अ कैविटी ऑफ रेडियस r/2 इज क्रिएटेड. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क. एक डिस्क थी, ठीक है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था निकालना है आपको. पूरे डिस्क का कितना होता है भाई, mr स्क्वायर बाय 2, डिस्क है ना. ठीक है, अबाउट द एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ द डिस्क. बाद में जो बचे हुए का मैं हटाऊंगा. अच्छा, काम की बात यह है कि भाई बचे हुए का मास कितना होगा. मास ऑफ अ डिस्क इज m, पूरे का मास m था. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कट किया उसका कितना होगा, उसका मास होगा. अगर आप इसका मास निकालने बैठेंगे, डिस्क है भैया, बहुत सारे लोगों ने स्फीयर लेके भी सॉल्व किया है इसे, तो r/2 के हिसाब से जो है आप देखेंगे उसका मास जो है m/4 हो जाएगा. तो यहां पर मैं बोलूंगा m/4, रेडियस में डालूंगा r/2 का होल स्क्वायर बाय 2. भाई ये तो इसकी खुद की एक्सिस के अक्रॉस हुई ना, शिफ्ट भी तो करूंगा इसे. अगर मैं इसे शिफ्ट कर रहा हूं यहां पे, तो देखिए शिफ्ट करने के बाद क्या वैल्यू दिखेगी मेरी यहां पे, प्लस m/4, और अब मैं r/2 से वापस से शिफ्ट करूंगा तो r/2 का होल स्क्वायर. सो लेट मी जस्ट चेक कि मेरा फाइनल आंसर क्या निकल के आता है. यहां अगर मैं ऐड करूंगा तो 3/2 बन जाएगा मेरा एक, तो 3/2 इंटू m/4, तो 3m/8 इंटू r स्क्वायर बाय 4. ठीक है, अगर मैं देखूंगा तो यहाँ 32 बन रहा है, 32 बन रहा है, तो 16 माइनस 3 13 बन रहा है मेरा. तो मेरा तो सेकंड ऑप्शन आंसर आ रहा है. यहाँ पर आंसर की नहीं दी गई है, पर चेक कर लेंगे एक बार. अभी अब सारे आंसर हैं तो ये भी हमारे पास अवेलेबल होगा ही सही. आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या किया मैंने. मास m/4 क्यों लिया है, क्योंकि डिस्क है 1/4 मास की, एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है. अगर स्फीयर होता तो मैं m/8 ले रहा होता. सो लेट मी जस्ट कंफर्म द आंसर ऑफ दिस. इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन ही हमारा आंसर आता है यहाँ पर. तो आई होप समझ में आया होगा कि क्या किया है मैंने यहाँ पे. लेट्स सी द 21st क्वेश्चन. यूनिट ऑफ ऑल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम जो दे रखा है यहाँ पे. आपको बोला K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू, K3 की वैल्यू 135 है यहाँ पे. ठीक है, देन फाइंड द जंक्शन टेम्परेचर. जंक्शन का टेम्परेचर बताना है बेटा. इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपने क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी अज्यूम करके करे हुए होते हैं. ऐसा मानना होता है आपको. यहाँ पे आगे जो है ये इस तरह से दे रखा है आपका. यहाँ का जो टेम्परेचर है T, यहाँ का टेम्परेचर जो है 0, यहाँ का टेम्परेचर जो है 100. हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर जाने वाला जो करंट है पहले वो निकाल लेते हैं, इसको इक्वेट कर देते हैं यहाँ के करंट से. तो हम कह सकते हैं सर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I. I को कैसे दिया जाता है, उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस जितना दे रखा है 100 माइनस T डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस. थर्मल रेजिस्टेंस कितना होता है L/Ka. लेंथ के बारे में कहीं बात नहीं करी है. ठीक है, तो क्या किया जाए, सेम ही ले लेते हैं, देखते हैं. तो ये L/Ka, K की वैल्यू 60
और एरिया। नेक्स्ट पे चलिए बच्चों, 100 माइनस टी एंड लेंथ की वैल्यू हम हर जगह की लेंथ सेम मान के चल रहे हैं, दैट इज द ओनली वे। अब k की वैल्यू k2 उठानी है हमें, k2 की वैल्यू जो है यहां पर 120 लेनी पड़ेगी, इज इक्वल्स टू आगे जो हमें दे रखा है यहां पे t माइनस 0 और l अपॉन यहां पर k की वैल्यू 135 इंटू ए। देखिए इस इक्वेशन के अंदर डेटा डालेंगे तो आपका आंसर जो है बनता चला जाएगा यहां से। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की थी वो ये थी कि हमने एरिया की वैल्यूज क्या ली है, ठीक है। एरिया की वैल्यू में यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वो चेक कर लेते हैं भाई कि एरिया जो है मुझे यहां पर जो दिख रहा है ऊपर वाला जो एरिया है बीच वाला का पहले दो का जो है ए दिख रहा है, बाद का एरिया बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बाद का एरिया अगर बड़ा नहीं लूंगा तो मुझे लग रहा है गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। यहाँ का एरिया डबल है ना, लेंथ तो सबकी सेम मान ली मैंने, तो यहां पर 2a लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है ना। खैर कोई नहीं, चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या आंसर बनता है फाइनल यहां से। तो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है वो हटा देते हैं, ए गया ए गया ए गया, देन लेंथ कैंसिल आउट हो गया बच्चों यहाँ पे। एंड ये क्या बना, ये आपका बना, अच्छा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है अभी तो नहीं दिख रहा है, तो यहां पर 66,000 माइनस 60t, आगे 12,000 माइनस 120t इज इक्वल्स टू आगे 135 इंटू 2 कर दूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 270t। सारे एक एक जीरो कैंसिल आउट कर देता हूं मैं हर जगह से, 1 2 3 4 5 600 और 1200 जो है मेरा 1800 हो जाता है यहां पे, इज इक्वल्स टू सारी चीजों जरा ऐड करता हूं तो 6 प्लस 12 18 18 प्लस 27 दैट विल गिव मी 45। तो t की वैल्यू जो है मेरी 180 इंटू 10 डिवाइड बाय 45। ऐसा करने से कैंसिल आउट होकर 4 टाइम्स होना है। मेरा टेम्परेचर यहां से 40 निकल के आ रहा है, तो भाई आंसर यही दे रखा है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा क्या किया है मैंने। ये चीज ये स्टेप में भूलने वाला था बच्चों, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसका एरिया डबल है तो इसलिए हमने इस तरह से इसे यूज किया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली बिटवीन द टू हॉरिजॉन्टल चार्ज प्लेट्स इमर्जेस विद हॉरिजॉन्टल स्पीड 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दो प्लेट्स हैं, ठीक है, 10⁶ मीटर। लेंथ ऑफ द प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 9 volt per centimeter, then the vertical component of velocity of electron when it emerges will be। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से फेंका था 10⁶ मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इतनी ही हॉरिजॉन्टल स्पीड से बाहर निकला, इस पे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल चार्ज प्लेट्स इमर्जेस विद हॉरिजॉन्टल स्पीड दिस, अच्छा -6 नहीं है, +6 ही है, ठीक है। देन इफ लेंथ ऑफ द प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर, तो प्लेट्स की लेंथ यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 9.1। अब देखो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा एंटर करते ही, फोर्स लग रहा होगा QE के बराबर, ठीक है। आगे देखते हैं, देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का QE/m हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी Vy इज इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट लिख दिया सर, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो है वो मिक्स कर दी थी यहां पे, तो हटा के जो है Vy प्लस ay इंटू टी, ये तो कुछ था ही नहीं बच्चों। Vy की जो वैल्यू है, अब मैं कह सकता हूं ay कितना हो जाएगा E/m, और टाइम कैसे निकल सकता है, टाइम निकल सकता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि मुझे दे रखा है 10 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख रहा हूं 0.1 मीटर्स, डिवाइड बाय वहां की वेलोसिटी 10⁶। आई होप क्लियर होगा। सिर्फ डेटा डालना है बच्चों, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहां पर E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दैट इज गिवन एज 9.1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जान करके इस तरह से वैल्यू दे रखी है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31, और ये जो वैल्यू है 10⁶ ऊपर जाएगी तो -6 हो जाएगी, 10⁻7 कैंसिल आउट हुआ बच्चों। आपने देखा 19 और 7 26 हो जाता है, 26 और 31 ऊपर जाके एडजस्ट होगा तो ये 1.6 इंटू 10⁵ बन जाता है। कोई ऑप्शन है? बिल्कुल सही भाई, थर्ड ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट निकल के आ जाता है। सो कोई ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, हमने देखा किस तरह से हमें करना है क्वेश्चन। ये 23rd क्वेश्चन,
ये आपने क्वेश्चंस इस तरह से क्लास में करे हुए होते हैं कि सिल्वरिंग ऑफ द लेंस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, देन वन सरफेस ऑफ द लेंस गेट सिल्वर्ड, रेडियस आर, okay, the r is the radius of the curvature of the lens of mu refractive index, whose should object be placed so that image found on the object, okay, कहां पर ऑब्जेक्ट को रखें कि वो ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन जाए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, आपका 2f पे रखा जाए, यही तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज दिस कंबाइंड विल बिहेव एज ए कॉन्केव मिरर। तो 2f पे रखना है तो हम क्या करते हैं, इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के बस आंसर दे देते हैं, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो तो हम कहते हैं इसे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस है। तो यहां पर जो है लेंस से 2 बार हो रहा है, मिरर से 1 बार हो रहा है, तो 1/fm माइनस 2/fl। ठीक है, मिरर के लिए किस तरह से लिखेंगे, लिख लेते हैं भाई इक्विवेलेंट वैल्यू। सर मिरर की जो है f वो f ही रहेगी, उस पर तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं, -1/f, और ये 2/fl। फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैसे लिखेंगे, लेंस की फोकल लेंथ होती है म्यू रिलेटिव -1, 1/r1 -1/r2, माइनस और माइनस प्लस बन जाता है, ये 2/r बन जाता है बच्चों यहाँ पे, और मुझे उसे डबल करके लिखना है, तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो मेरा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू -1/f, और यहां अगर मैं देखूंगा तो वो -4 टाइम्स ऑफ म्यू -1 डिवाइड बाय r, कुछ इस तरह से कहानी बन रही है। अच्छा, उसकी फोकल लेंथ को भी हम r/2 लिख सकते हैं, तो इसको r/2 लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। ठीक है, जरा थोड़ा सा प्रयास करके देखते हैं कि हम कहां तक पहुंच पा रहे हैं यहाँ पर सॉल्व करने में। अभी तो ऐसे कोई डायरेक्टली आंसर दिख नहीं रहा, ये 4 क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है यहाँ पे, तो एक बार जरूर देख लें इस क्वेश्चन को। लिखा तो सब सही है बच्चों, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, उठा के देख लेते हैं, क्या पता उससे आंसर बन जाए, क्योंकि बाद में मुझे ट्वाइस भी तो करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं ही जो है अभी सोच रहा हूं पर ये फाइनल आंसर मेरा बन जाए। तो यहाँ r लिया मैंने, ये -4 म्यू लिखा मैंने यहाँ पे, ये +4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +4 -2 करने पे जो है +2 हो जाएगा। मेरा जो f इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो निकल के आ रहा है r डिवाइड बाय, यहां पर मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं अभी पता चल जाएगा, 1 - 2 म्यू, 2f की वैल्यू r/1 - 2 म्यू, भाई यही बन रहा है ना, मेरा जो वैल्यू बन रहा है 2f इक्विवेलेंट का वो बन रहा है r/1 - 2 म्यू, इन्होंने इसी को उल्टा करके दे रखा है। डबल क्यों किया बेटा, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर रखता हूं तो वही इमेज हमारी वापस से बन जाती है। नेक्स्ट देखिए 20, ओके देयर इज अ कैलकुलेशन नंबरिंग मिस्टेक, 24th एंड आई थिंक लास्ट में फिर गलती है 25। जरा देख लेते हैं आखिरी 2 क्वेश्चन। स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज ऑफ रेडियस 0.8 and 0.2 आर एट टेम्परेचर 400 and 800 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट लॉस। तो आपको जो है dq/dt देना है दोनों बॉडीज का। अब ये सीधा सीधा क्लास में पढ़ते हैं, सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4, सिग्मा ई a1 t1 a2 t2 पावर 4। तो भाई अब यहां पर बोला गया है ब्लैक बॉडीज हैं, तो ई की वैल्यू 1 हो जाती है बच्चों, उसमें सिग्मा आपका कट गया। एरिया कैसे दिया जाएगा, पाई आर, ठीक है, सरफेस एरिया लिखना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू यहां पर 0.8 का स्क्वायर करेंगे, टेम्परेचर 400 की पावर 4 करेंगे बच्चों यहाँ पे, एंड यहां पर 4 पाई एंड ये वैल्यू 0.2 का स्क्वायर होगा, और ये जो है आपका 800 का पावर 4 होगा यहाँ पे। तो हमने देखा कि ये 0.8/0.2 ये 4 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, 1/2 की पावर 1/16 हो जाएगा। मेरा आंसर 1:1 आ रहा है निकल के, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पेपर का किस तरह से रहा था। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस सिचुएशन शोन इन फिगर। इस तरह के क्वेश्चंस आपने क्लास में करे हुए होते हैं, आपको पता है कि ये दोनों किसके अंदर कॉम्बिनेशन है, सीरीज में, फिर वो बचा हुआ पैरेलल में। सीरीज किस तरह से निकालते हैं, हम कह सकते हैं कि सर अगर ये डिस्टेंस d दे रखा है तो ये डिस्टेंस d/2 है, ये एरिया a/2 है, तो पहले का कैपेसिटेंस C1 K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय d, आप देखेंगे तो a/2 लिखूंगा, d/2 दिखूंगा, कट जाएगा। C2 का वैल्यू K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय d, वो दोनों सीरीज में है तो उनका जो C इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा आपका C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तो हम यहां पर इस तरह से अगर चेक करते हैं तो हमारा आंसर यहां दिखेगा, सर मल्टीप्लाई कर लीजिए, K1 K2 A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर d स्क्वायर डिवाइड बाय, जब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो मैं देखता हूं A एप्सिलॉन नॉट बाय d कॉमन आ जाता है, एंड ये K1 प्लस K2 बन जाता है हमारा।
ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हुआ बच्चों, मेरा आंसर बना K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 और ये एप्सिलॉन नॉट डी। ये आपका यहां पर पहले सीरीज कॉम्बिनेशन आपने चेक कर लिया। अब आपका इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है C3 के साथ। C3 की वैल्यू क्या होगी, K3। एरिया तो A/2 हो गया है, बट डिस्टेंस उतनी ही रही यहां पे। जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो कैपेसिटर में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो आपका जो C नेट की जो वैल्यू है डायरेक्ट एडिशन के बाद K1 K2 K1 प्लस K2, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट बाई डी को जो है साइड में उठा के रख लेते हैं। कहीं ना कहीं मैं एरिया भूल चुका हूं, यहाँ पे ये एरिया भी था, ठीक है। और एरिया और एप्सिलॉन डी को जो है अलग से साइड में रख लेते हैं यहाँ पे। इसके अंदर जो है ऐड होने वाला है यहाँ से प्लस K3/2। अब अगर मैं चेक करता हूं तो खुद ही से देखो, ट्वाइस K1 प्लस K2 कहां आ रहा है, ट्वाइस K1 प्लस K2 एक तो यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मैं एलसीएम लूंगा यहां पर, तो ये 2K1 K2 बन जाएगा, तो 2K1 K2 सिर्फ यहीं बन रहा है, और उसके बाद जो है K1 K3 K2 K3 बन जाएगा, मैच कर रहा है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस, दैट्स अबाउट द जेईई मेन सेशन 1 पेपर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच्चों से जो समझ में आया है, फिजिक्स का पेपर जो है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा है, एक मॉडरेट पेपर था जहां सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड चीजों के थ्रू जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको स्पीड सॉल्यूशंस के अंदर मजा आया होगा। इसी तरह से बाकी शिफ्ट के सॉल्यूशंस भी हम आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।